नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 18 अक्टूबर 2021 और स्वागत है आपका एटोवेल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो देखो, ग्लोबल हंगर इंडेक्स से संबंधित आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, जिससे संबंधित क्वेश्चन भी आपको अटेम्प्ट करना है। इस बार इंडिया को रैंक मिली है काफ़ी कम, 101 आउट ऑफ 116। इस कंटेक्स्ट में आपको रीजंस बताने हैं कि इंडिया की परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा ख़राब क्यों रही इस इंडेक्स में। उसके बाद सॉल्यूशंस भी बताने हैं क्या किया जा सकता है इस इंडेक्स में रैंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए। दूसरा इशू हम डिस्कस करेंगे सर सैयद अहमद खान के बारे में, कल उनकी बर्थ एनिवर्सरी थी। और तीसरा, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2021 से संबंधित आर्टिकल को डिटेल से डिस्कस करेंगे। वैसे देखो, आज एक आर्टिकल टर्की के बारे में भी है आईआर का, बट क्वेश्चन नहीं बनता, मतलब सिलेबस की लाइंस पर नहीं है ये आर्टिकल। टर्की के बारे में है, कैसे टर्की अपने आप को असर्ट कर रहा है सीरिया में, अफगानिस्तान में, लीबिया में। टर्की मतलब अर्दगन जो राष्ट्रपति है ना टर्की के, वो ओटोमन एम्पायर की खोई ग्लोरी को फिर से रिवाइव करना चाहते हैं, मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बनना चाहते हैं। इसीलिए अजरबैजान और आर्मीनिया के बीच जो युद्ध था, अजरबैजान को सपोर्ट किया उस युद्ध में, कश्मीर के इशू पर बोलते रहते हैं। तो इंडिया से डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है आर्टिकल, मतलब इंडिया से संबंधित एक भी पॉइंट नहीं है, तो फिर सिलेबस के हिसाब से काम का नहीं है। तो ये 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की खराब रैंकिंग से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स का 2021 का एडिशन हाल ही में रिलीज हुआ और इसमें देखो इंडिया को बहुत ही ज़्यादा खराब रैंकिंग मिली है। कितनी? 101 आउट ऑफ 116। अगर देखो पिछले साल की रैंकिंग को छोड़ दें जो कि थी 94 आउट ऑफ 107 कंट्रीज, 2017 के बाद से ही इंडिया की जो रैंक है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 100 से लेकर 103 के बीच में रही है। इस बार हमारे पड़ोसी देश जैसे नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन देशों की रैंकिंग इंडिया से काफ़ी अच्छी है। तो जैसे ये इंडेक्स रिलीज हुआ, कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई, सरकार की आलोचना होने लगी। सरकार ने अपनी इस आलोचना के जवाब में कहा, देखो भैया, कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेट हंगर लाइफ के द्वारा ये इंडेक्स रिलीज किया जाता है और इन्होंने अच्छे से काम नहीं किया है, इनकी जो मेथोडोलॉजी है वो गलत है ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिलीज करने में। सरकार ने यह भी कहा, 4 क्वेश्चंस का एक ओपिनियन पोल इन दोनों एजेंसीज ने कंडक्ट करवाया था ग्लोबल हंगर रिपोर्ट रिलीज करते वक्त, और ये जो सर्वे था वो कंडक्ट किया गया था गालप के द्वारा। गालप देखो यूएसए की एक एनालिटिक्स कंपनी है। तो ये सरकार का जवाब रहा। सरकार ने तो सिरे से इनकार कर दिया इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स को, ये बोलते हुए मेथोडोलॉजी गलत है, अनसाइंटिफिक तरीका अपनाया गया है इस रिपोर्ट को रिलीज करते हुए। तो इस आर्टिकल में हम एनालाइज करते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स प्रिपेयर करते वक्त जो मेथोडोलॉजी अपनाई जाती है वो कितनी सही कितनी गलत है, या फिर सरकार का स्टैंड सही है। सबसे पहले तो देखो आप बेसिक्स की बात कीजिए। ये जो इंडेक्स है ना, 4 पैरामीटर्स के आधार पर रिलीज किया जाता है, अंडर नरिशमेंट, वेस्टिंग, स्टंटिंग, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट। सबसे पहले बात करें अंडर नरिशमेंट की। अंडर नरिशमेंट मतलब प्रॉपर नरिशमेंट का ना हो पाना। आप सिंपल भाषा में बोल सकते हो लो कैलोरीज इनटेक, मतलब जितनी कैलोरीज चाहिए उतनी कैलोरीज नहीं मिल पा रही हैं। इस पैरामीटर की जो वेटेज है इस इंडेक्स को प्रिपेयर करते वक्त वो है 1/3, 33%। और देखो 2 इंपॉर्टेंट बातें इस पैरामीटर के बारे में। एक तो इस पैरामीटर से संबंधित जो डेटा है वो एफएओ से लिया जाता है, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन से, और दूसरा ये जो पैरामीटर है ना वो सभी एज ग्रुप्स के लिए हैं। ये नीचे वाले 3 जो पैरामीटर है ना ये बच्चों के लिए हैं जिनकी एज 5 साल से कम है। बट ये अंडर नरिशमेंट जो पैरामीटर है ना ये किसी भी देश में सभी लोगों का देखा जाता है, एडल्ट्स का भी, बच्चों का भी, चाहे कोई भी एज हो। बात करते हैं बचे हुए 3 पैरामीटर्स की। वेस्टिंग, वेस्टिंग में क्या होता है, हाइट के हिसाब से वेट नहीं बढ़ पाता, और स्टंटिंग में यह होता है कि एज के हिसाब से हाइट नहीं बढ़ पाती। इन दोनों पैरामीटर्स का जो वेटेज है इंडेक्स प्रिपेयर करते वक्त वो 1/6 है। सबसे नीचे वाला जो पैरामीटर है ये है अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, मतलब कितने बच्चों की डेथ हो जाती है 5 साल की एज अचीव करने से पहले ही। इस पैरामीटर का वेटेज भी 1/3 है। ये जो
वेस्टिंग और स्टंटिंग संबंधी डेटा है ना, इंडेक्स प्रिपेयर करते वक्त ये यूनिसेफ, WHO, वर्ल्ड बैंक, इनसे लिया जाता है। और अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट का जो डेटा है ये UN की इंटर एजेंसी ग्रुप फॉर चाइल्ड मोर्टेलिटी एस्टिमेशन से लिया जाता है। इसके बाद राइटर ये बोलते हैं, देखो सरकार का ये तर्क सही नहीं है कि ऐसे ही गालप ने टेलीफोन करके 4 क्वेश्चंस पूछे और उसके आधार पर ये इंडेक्स प्रिपेयर कर लिया। नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि देखो, एग्जाम्पल के तौर पर अगर अंडर नरिशमेंट का पता लगाने के लिए नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस का जो डेटा है अगर वो इस्तेमाल होता तो बल्कि इंडिया की परफॉर्मेंस और भी ज़्यादा खराब होती। इसके बाद राइटर ये बोलते हैं, माना कि गवर्नमेंट का जो रिप्लाई है इस इंडेक्स की रैंकिंग के अगेंस्ट वो सही नहीं है, बट देखो इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है ये फुल प्रूफ है, इसमें कोई कमी नहीं है। इसमें कमियां हैं। जैसे देखो, ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो मेनली चिल्ड्रन ओरिएंटेड है। अभी हमने देखा सिर्फ पहला पैरामीटर जो है यही डेटा कंसीडर करता है सभी एज ग्रुप्स से संबंधित। बाकी नीचे वाले 3 जो पैरामीटर हैं ये तो उन बच्चों के लिए हैं जिनकी एज 5 साल से कम है। और ये जो इंडेक्स है ना, ये हंगर को कंसीडर करने के बजाय अंडर न्यूट्रिशन पे ज़्यादा फोकस करता है। यानी बच्चों में या फिर सभी एज ग्रुप्स में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कितनी डेफिशिएंसीज हैं, हिडन हंगर कितनी है, इन एस्पेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करता है बजाय के हंगर पर। अब देखो राइटर एक बात यहां पर ये बोलते हैं, पहला जो पैरामीटर है ना माल नरिशमेंट, यानी जितनी कैलोरीज चाहिए उतनी कैलोरीज का कंजम्पशन ना होना। आज के समय में ना इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी डेवलप हुआ है, इनकम लेवल भी इंक्रीज हुआ है थोड़ा, इसकी वजह से मशीनों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है और फिजिकल जो एक्टिविटी है ना वो काफ़ी ज़्यादा कम हुई है। अब फिजिकल एक्टिविटी कम हुई है तो इसका नतीजा क्या होगा, भूख कम लगेगी। भूख कम लगेगी तो क्या होगा, कैलोरीज का जो कंजम्पशन है वो कम होगा। और कैलोरीज का कंजम्पशन अगर कम होगा तो मतलब इंडिया की खराब रैंकिंग। तो एक तो ये कमी है। दूसरा राइटर ये भी बोलते हैं, देखो इंडिया ना बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। तमिलनाडु में, केरला में यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा अच्छा है, घरों में बाहर मशीन्स का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे लोगों को कम कैलोरीज चाहिए एज कंपेरिजन टू हमारे देश में वो स्टेट्स जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटिवली कम है, जैसे यूपी, बिहार। तो यहाँ पे लोग जो हैं उनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं क्योंकि इनकम लेवल कम होने के कारण मशीनें कम देखने को मिलती हैं घरों में बाहर। तो यहाँ पे कैलोरीज का कंजम्पशन ज़्यादा होता है, यहाँ पे लोगों को ज़्यादा कैलोरीज चाहिए। ये तर्क है राइटर का। तो यूनिफॉर्म कैलोरीज कंजम्पशन नहीं हो सकती, देश डाइवर्स है, अलग अलग इलाकों में कैलोरीज कंजम्पशन का जो स्टैंडर्ड है वो अलग अलग होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं दूसरे पैरामीटर्स की। अंडर नरिशमेंट तो हमने डिस्कस कर लिया, अब बात करते हैं वेस्टिंग एंड स्टंटिंग की। दोनों की जो वेटेज है 1/6 है। देखो वेस्टिंग में क्या होता है, हाइट के हिसाब से वेट नहीं बढ़ पाता, और स्टंटिंग में क्या होता है, स्टंटिंग में एज के हिसाब से हाइट नहीं बढ़ पाती। अब एक चीज़ कॉमन सेंस आप अप्लाई कीजिए। देखो वेस्टिंग जो है ये एक स्टेबल इंडिकेटर नहीं है। मतलब आप 2 महीने 3 महीने अच्छा खाना अगर किसी को दोगे तो उसका जो वेट है वो इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन उतना जल्दी हाइट इंक्रीज नहीं होगी। इसीलिए सरकार ने ना स्टंटिंग पे ज़्यादा फोकस किया है। पिछले 2 दशकों में स्टंटिंग की जो समस्या है हमारे देश में काफ़ी कम हो गई है। पहले 1998 से लेकर 2002 के बीच में ये 54.2% के आसपास थी, और 2016 से लेकर 2020 के बीच स्टंटिंग की समस्या हमारे देश में है 34.7%। जबकि वेस्टिंग जो है ये 17% के आसपास ही घूम रही है। वेस्टिंग की समस्या ज़्यादा कम नहीं हुई है। इसलिए अब पॉलिसीज बनाते वक्त सरकार को वेस्टिंग की समस्या पर भी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और देखो एक चिंता की बात ये रही, कोविड-19 आ गया ना, इसकी वजह से ये जो फूड वाली स्कीम्स हैं, मिड डे मील स्कीम, ICDS, ये तो पूरी तरह से बंद हो गई। तो इसका प्रभाव ज़्यादा पड़ा इंडिया की वेस्टिंग की समस्या पर और माल नरिशमेंट की समस्या पर। अब हम बात करते हैं लास्ट पैरामीटर की।
लास्ट जो पैरामीटर है वो चाइल्ड मोर्टेलिटी से संबंधित है, यानी कितने बच्चों की डेथ हो गई 5 साल की एज अचीव करने से पहले ही। देखो आमतौर पर यह देखा जाता है चाइल्ड नरिशमेंट और मोर्टेलिटी दोनों के बीच एक गहरा नाता है। वो देश जो अंडर नरिशमेंट पैरामीटर पर खराब परफॉर्म करता है, यानी पहला जो पैरामीटर है लो कैलोरीज इनटेक वाला, इस पैरामीटर पर अगर कोई देश खराब परफॉर्म करता है तो वहां पे अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट भी ज़्यादा होती है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया ने अच्छा काम किया है अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट को कम करने के लिए। इंडिया की परफॉर्मेंस अच्छी है इस पैरामीटर में, मतलब सब सारण अफ्रीका से इंडिया को कंपेयर किया जाता है, बड़ी दुख की बात है। लेकिन सेम लेवल पर इंडिया की जो परफॉर्मेंस है, मतलब अंडर नरिशमेंट का अगर सेम लेवल कंसिडर करें तो इंडिया में अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट कम है। और इसका रीज़न ये है इंडिया में हेल्थ केयर फैसिलिटी अच्छी है। तो इस प्रकार से हमने चारों के चारों पैरामीटर्स को डिस्कस किया। अब देखो लास्ट में, इससे पहले हम इस आर्टिकल की डिस्कशन को समाप्त करें, एक आर्टिकल ना ग्लोबल हंगर इंडेक्स को क्रिटिसाइज करते हुए पहले भी आया था। उसमें ना 3 पॉइंट्स दिए गए थे। पहला पॉइंट उस आर्टिकल में ये दिया गया था कि भैया स्टंटिंग और वेस्टिंग की जो समस्या है ना, ये सिर्फ न्यूट्रिशन पे डिपेंड नहीं करती, बहुत सारी दूसरी चीज़ों पे भी डिपेंड करती हैं। जैसे सैनिटेशन कैसा है, इंडिया में सैनिटेशन की समस्या है, इन्वायरमेंट कैसा है, जो कैलोरीज आप कंज्यूम कर रहे हो उसका यूटिलाइजेशन कैसे है, जेनेटिक्स, इन फैक्टर्स पर भी स्टंटिंग और वेस्टिंग की जो समस्या है वो डिपेंड करती है। दूसरा देखो ना, ये जो चीज़ है ना कि आप इतनी कैलोरीज लोगे तो आप अच्छे से नरिश्ड हो। इस मतलब इतनी कैलोरीज कुछ भी हो सकती हैं, मान लीजिए 2400 कैलोरीज आप एक दिन में लोगे या फिर इससे ज़्यादा लोगे तो आप नरिश्ड हो अच्छे से। हालांकि देखो बहुत ज़्यादा लेंगे तो मोटापा आ जाएगा, ओवर नरिशमेंट हो जाएगी। लेकिन आप पॉइंट को समझिए, ये जो आंकड़ा है ना, थ्रेशोल्ड है कि इतनी कैलोरीज आपको लेनी ही है, अदरवाइज आप अंडर नरिश्ड हो। इस आंकड़े पर, इस थ्रेशोल्ड पर सहमति नहीं है विभिन्न एजेंसीज के बीच वर्ल्ड में। तो थ्रेशोल्ड क्या माना जाए? और सबसे लास्ट में, ये जो इंडेक्स है ना, ये चाइल्ड हेल्थ इंडिकेटर्स को भी कंसीडर नहीं करता, जबकि इंडिया की जो परफॉर्मेंस है ना चाइल्ड हेल्थ इंडिकेटर्स को इंप्रूव करने में वो अच्छी है। इंडिया की परफॉर्मेंस अच्छी है। अगर इन इंडिकेटर्स को कंसीडर किया जाए ग्लोबल हंगर इंडेक्स प्रिपेयर करते वक्त तो इंडिया की रैंकिंग इंप्रूव हो जाएगी। कुल मिला के देखो, हमने क्रिटिसिज्म भी देखा और सरकार का जो दावा है वो क्यों गलत है ये भी समझा। लेकिन कंक्लूजन में ये बोल सकते हैं, हमें देखो सीखना चाहिए। मतलब एक इंट्रोस्पेक्शन की भी आवश्यकता है कि 75 साल हो गए आज़ादी को, अभी भी बेशक हमारी रैंकिंग थोड़ी बहुत इस इंडेक्स में इंप्रूव हो जाए, लेकिन पूरी तरह से हंगर को हम खत्म कर पाने में तो सक्षम नहीं हुए हैं। बेहतर रास्ता हमारे मतलब आसान रास्ता तो हमारे पास है कि इस इंडेक्स को पूरी तरह से हम इग्नोर कर दें, गलत है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, हमें देखो सीखने की आवश्यकता है, कहां हम इंप्रूव कर सकते हैं। बड़ी बड़ी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट और इनकम लेवल इंक्रीज करना, उन सब का क्या फायदा, इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज करना, उन सब का क्या फायदा जब हम माल न्यूट्रिशन की समस्या, हंगर की समस्या ही खत्म नहीं कर पाएंगे हमारे देश में। ये तो बेसिक नेसेसिटी है। तो सरकार को सीखने की आवश्यकता है जहां सरकार सीख सकती है, और जहां पे कोर्स करेक्शन की आवश्यकता है वहां पे कोर्स करेक्शन की आवश्यकता है। सरकार की जो स्कीम्स हैं वो अच्छे से काम क्यों नहीं कर पाई हैं, सरकार को कंटिन्यूअस असेसमेंट की आवश्यकता है। उन स्कीम्स को सरकार बार बार इवेल्युएट करे और आवश्यक चेंजेस लेके आए। तो ये कंक्लूजन आपको देना है। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल सर सैयद अहमद खान के बारे में है। कल यानी 17 अक्टूबर को इनका जन्म दिवस था, यानी 204वीं बर्थ एनिवर्सरी थी। तो इस मौके पर यह आर्टिकल पब्लिश हुआ है। आप जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सर सैयद अहमद खान का जन्म देखो 1817 में हुआ था। काफ़ी बार सर सैयद अहमद खान को कंपेयर किया जाता है राजा राम मोहन राय के साथ। जैसे राजा राम मोहन राय ने हिंदू कम्युनिटी में प्रोग्रेसिव आइडियाज़ को इनकलकेट करने की कोशिश की, उसी प्रकार से सर सैयद अहमद खान ने भी मुस्लिम कम्युनिटी में भी साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करने की कोशिश की। सर सैयद अहमद खान कहा करते थे कि मुस्लिम्स के एक जेब में कुरान और दूसरे जेब में साइंस की किताब होनी चाहिए। सर सैयद अहमद खान का ये मानना था जो कुरान है, पवित्र ग्रंथ है इस्लाम में, वो देखो बहुत पहले लिखी गई थी, उसकी बहुत सारी चीज़ें आज के हिसाब से रेलेवेंट नहीं है, इसलिए बहुत सारी चीज़ों को आज के हिसाब से इंटरप्रेट करने की आवश्यकता है।
देखो शुरुआत में तो सर सैयद अहमद खान ने नेशनल इंटीग्रेशन पे काफ़ी फोकस किया था। उन्होंने एक फेमस स्टेटमेंट दी थी कि इंडिया जो है वो एक ब्यूटीफुल ब्राइड है, दुल्हन है, जिसकी एक आंख है हिंदू और दूसरी आंख है मुस्लिम्स। लेकिन उस समय ना इंडिया में एक लैंग्वेज मूवमेंट चली थी। लैंग्वेज मूवमेंट में हिंदी के पक्ष में मांग की गई थी। ये सपोर्टर्स ये कह रहे थे कि उर्दू जो है वो तो इस्तेमाल की जाती है इलीट लोगों के द्वारा और हिंदी इस्तेमाल की जाती है कॉमन लोगों के द्वारा। तो इस लैंग्वेज मूवमेंट से सर सैयद अहमद खान काफ़ी दुखी हुए थे। फिर उन्हें लगने लगा कि हिंदू और मुस्लिम्स एक साथ नहीं रह सकते। यानी शुरुआत में जो यूनिटी की बात किया करते थे ना, अपने एज में जैसे जैसे उनकी एज बीती, उनकी जो सोच है यूनिटी को लेके थोड़ी पैसिमिस्टिक होती गई। उनको ये लगने लगा कि हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते। तो ये हमने कुछ बेसिक्स की बात कर ली। अब बात करें आज के आर्टिकल की। आज के आर्टिकल में कहा जाता है, जैसे देखो अभी नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है ना, ये कहती है कि इस प्रकार से एजुकेशन प्रमोट करके देश में इंटीग्रेशन अचीव किया जा सकता है। इसी प्रकार की सोच सर सैयद अहमद खान की थी। वो ये मानते थे एक नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन होना चाहिए ताकि देश के लोगों को साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एजुकेट करने के लिए, इससे हमारे देश की डेवलपमेंट होगी, हमारे देश में प्रोस्पेरिटी आएगी और देश और ज़्यादा इंटीग्रेट होगा। इसके बाद राइटर सर सैयद अहमद खान का बचाव करते हुए ये कहते हैं कि सर सैयद अहमद खान पर एक आरोप ये लगता है कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के नज़दीक थे, यानी उनकी सरकार के साथ नज़दीकियाँ थी। इसके अगेंस्ट राइटर ये बोलते हैं, देखो जब सर सैयद अहमद खान एक्टिव थे ना, तो उस समय नेशनलिज्म इतना ज़्यादा इमर्ज होकर नहीं आया था। एक ट्रांजिशन सा पीरियड था। लेटर मुगल्स अभी अभी गए थे और ब्रिटिशर्स ने अपनी सत्ता इस्टेब्लिश की थी इंडिया में। तो उस समय सर सैयद अहमद खान को यह लगता था ब्रिटिश सरकार के साथ कोलैबोरेट करके देश में एजुकेशन को प्रमोट किया जा सकता है और ख़ास करके जो मुस्लिम कम्युनिटी है जो पिछड़ गई है एज कंपेरिजन टू हिंदूज, उनका भी अपलिफ्टमेंट किया जा सकता है। इसी वजह से उनकी नज़दीकियां थी ब्रिटिश सरकार के साथ। जब देखो सर सैयद ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, एजुकेशनल रेनेसा। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत उन्होंने सभी इंडियंस को इनवाइट किया कि आओ मिले, हाथ मिलाते हैं हम इलिटरेसी के अगेंस्ट, निरक्षरता के अगेंस्ट। सर सैयद ये चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम्स जो हैं वो मेडिवल ईरा की जो सोच की जंजीरें हैं उन्हें तोड़ दें और अपनी सोच में रीजन, प्रोग्रेस, ब्रॉड माइंडेडनेस ये सब अपनाएं। देखो एक बात हमें और भी समझने की आवश्यकता है, उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी पे ज़्यादा फोकस इसलिए किया क्योंकि हमारे देश में मुस्लिम्स से पहले हिंदू ऑलरेडी साइंटिफिक एजुकेशन के रास्ते पर चल पड़े थे, लेकिन मुस्लिम्स साइंटिफिक एजुकेशन के रास्ते पर अभी नहीं चले थे। इसलिए उन्होंने मुस्लिम्स पर ज़्यादा फोकस किया। हिंदू धर्म में रिलीजन और साइंस के बीच में जो टेंशन्स थी वो सेटल डाउन हो चुकी थी, लेकिन इस्लाम में हमारे देश में ऐसा नहीं हुआ था। इसीलिए उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी में रिफॉर्म्स लाने पर ज़्यादा फोकस किया। देश की यूनिटी से संबंधित उन्होंने एक बात बोली थी, देखो हर घर में बाप बेटे के बीच, माँ डॉटर के बीच थोड़े विचारों के डिफरेंसेस रहते हैं, लेकिन उन डिफरेंसेस को परमानेंट कभी नहीं बनाना चाहिए। उसी प्रकार से हिंदू और मुस्लिम्स के बीच बेसिक डिफरेंसेस हैं, लेकिन उन डिफरेंसेस को परमानेंट नहीं बनाना चाहिए। अगर देखो किसी फैमिली में परमानेंट डिफरेंसेस रहेंगे फैमिली मेंबर्स के बीच, तो वो फैमिली जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, वो फैमिली नहीं रहेगी। उसी प्रकार से हमारे देश में हिंदू और मुस्लिम्स के बीच जो डिफरेंसेस हैं, उन डिफरेंसेस को एड्रेस करने की आवश्यकता है, उन डिफरेंसेस को परमानेंट ले जाने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद राइटर कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं। ये एग्जाम्पल्स हालांकि देखो आंसर राइटिंग में इतना इस्तेमाल नहीं होंगे, ऐसे में बेशक आप इस्तेमाल कर सकते हो। राइटर कहते हैं बिस्मिल्लाह सेरेमनी थी उनकी पोते की, रोज मसूद। उनकी बिस्मिल्लाह सेरेमनी के दौरान उन्होंने राजा जयकिशन दास की गोदी में अपने पोते को रख दिया, और जब गाजीपुर में एक मदरसा इस्टेब्लिश किया तो राजा देव नारायण सिंह को उस स्कूल का पैटर्न चुना गया। इस स्कूल में 5 लैंग्वेजेस सिखाई जाती थी और उनमें से एक थी संस्कृत। और जो माओ कॉलेज की मैनेजिंग कमेटी थी उसमें देखो 22 मेंबर्स थे और 22 में से 9 हिंदूज थे। तो इससे पता लगता है कि सर सैयद अहमद खान हिंदू और मुस्लिम्स के बीच यूनिटी चाहते थे। एक और एग्जाम्पल, जैसे देखो सर सैयद अहमद खान दारा सिको की फिलोसफी को रिवाइव करना चाहते थे। दारा सिको
शाहजहां के बेटे थे। दारा सिकों की सोच ये थी, इंडिया में विभिन्न धर्मों के जो लोग हैं ना, उनके आपस में जो कॉमन चीज़ें हैं उन पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, ताकि विभिन्न कम्युनिटीज आपस में घुले मिले, एसिमुलेट करें और एक कम्युनिटी इमर्ज होके आए। यहां पर देखो, एसिमुलेट देम एज ए वन माइटी स्ट्रीम। इसी सोच के साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दारा सिको सेंटर इस्टेब्लिश किया गया था इंटरफेथ अंडरस्टैंडिंग के लिए। AMU एक्ट का सेक्शन 5(2)B जो है वो यूनिवर्सिटी को एम्पावर करता है कि यूनिवर्सिटी रिलीजन, सिविलाइजेशन और कल्चर ऑफ इंडिया पर स्टडी जो है वो प्रमोट कर सकती है। कंक्लूजन में तो राइटर देखो वाइस चांसलर हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के। लास्ट में वो AMU की तारीफ करते हैं। वो बोलते हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में 26 दूसरे देश, हमारे देश के 31 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ते हैं। ये अलग अलग धर्म के हैं, अलग अलग रेस के हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने 2020 में AMU के बारे में कहा था ये मिनी इंडिया है, जो कि बिल्कुल सच है। पास्ट में AMU ने बहुत सारे चैलेंजेस का सामना किया, लेकिन अपने इंक्लूसिव कैरेक्टर को नहीं छोड़ा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया सर सैयद अहमद खान के बारे में। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल एनर्जी सेक्टर से संबंधित है। आप GS पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है? हाल ही में देखो, ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2021 कैबिनेट सेक्रेटरी के पास भेजा गया फर्दर कंसिडरेशन के लिए। तो डिटेल से इस बिल को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला एस्पेक्ट, आखिरकार इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में अमेंडमेंट की आवश्यकता है ही क्यों? काफ़ी सारे फैक्टर्स की वजह से। सबसे पहला फैक्टर, इनएफिशिएंट डिस्कॉम्स। देखो, जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है ना, जो इलेक्ट्रिसिटी को ग्रिड से आपके घर तक पहुंचाती है, वो देखो बहुत सारे लॉसेस का सामना करती है। जैसे ट्रांसमिशन में काफ़ी सारी इलेक्ट्रिसिटी का लॉस हो जाता है, बहुत सारे लोग इलेक्ट्रिसिटी चोरी कर लेते हैं। इस वजह से बरसों से जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं वो घाटे में चल रही हैं। जून 2021 के अंत होने तक डिस्कॉम्स के ऊपर पावर प्रोड्यूसर्स का 90,000 करोड़ का कर्ज है। इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज कई तरह के स्ट्रक्चरल चैलेंजेस का सामना करती हैं, गवर्नेंस में और रेगुलेशन की भी दिक्कत है। इसके अलावा बिलिंग, मीटरिंग, कलेक्शन, इन सब चीज़ों में भी इश्यूज हैं। इस वजह से आवश्यकता पड़ी ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2021 को लाने की। बिल के ऑब्जेक्टिव्स ये हैं, कंज्यूमर पर फोकस करेगा ये बिल, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करेगा इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में, पावर सेक्टर की सस्टेनेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। मतलब ऐसा नहीं कि पावर सेक्टर की जो कंपनीज हैं वो घाटे में चलती रहें और आगे जो है कंज्यूमर्स को बिजली मिलना बंद हो जाए, और ग्रीन पावर को प्रमोट करेगा। तो ये 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं ड्राफ्ट के। गवर्नमेंट के द्वारा बिल में जो सॉल्यूशंस बताए गए हैं वो इस प्रकार से हैं। जैसे देखो, अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी के लिए सब्सिडी देनी है तो आप DBT के थ्रू दीजिए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू दीजिए। एक आर्टिकल भी हमने डिस्कस किया था कि किसानों को जो अगर सब्सिडी देनी है इलेक्ट्रिसिटी के लिए तो डायरेक्ट पैसा उनके खातों में डाल दो। क्रॉस सब्सिडीज कम से कम हो। क्रॉस सब्सिडीज जैसे देखो, जो कॉमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट है ना, फैक्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, उनके लिए पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी के दाम ज़्यादा होते हैं और उनसे जो रेवेन्यू प्राप्त होता है उसका सरकार इस्तेमाल करती है। रेजिडेंट्स को या फिर किसानों को इलेक्ट्रिसिटी सस्ती देती है ना, तो इसकी वजह से यहाँ तो सरकार को घाटा होता है, लेकिन फैक्ट्रीज को, बिजनेस फर्म्स को सरकार बिजली महंगी बेचती है, वहाँ से रेवेन्यू ज़्यादा होता है। तो वहाँ का जो फ़ायदा है वो शिफ्ट कर दिया जाता है सरकार के द्वारा किसानों को या फिर दूसरे सेक्शंस को बिजली सस्ती देने के लिए, यानी यहाँ पर सब्सिडी देने के लिए। इसे कहा जाता है क्रॉस सब्सिडी। ये देखो रेलवेज में भी होता है। जैसे जो मालगाड़ियाँ हैं ना, उनसे सरकार को रेवेन्यू ज़्यादा प्राप्त होता है और जो पैसेंजर गाड़ियाँ हैं वो घाटे में चलती हैं। तो सरकार मालगाड़ियों से जो रेवेन्यू प्राप्त होता है उसको शिफ्ट कर देती है पैसेंजर गाड़ियों को चलाने में, जिनको चलाने में वैसे सरकार को घाटा होता है, लेकिन सरकार सोशल ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए चलाती हैं। नेक्स्ट, नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी को अडॉप्ट करना। और देखो, जो मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है वो फर्दर किसी दूसरी कंपनी को सब लाइसेंस देना चाहती है, तो रेगुलेटर की सहमति से वो ऐसा कर्ज के प्रॉपर गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए इसका प्रोविजन भी होना चाहिए, ऐसा सरकार ने बिल में रेकमेंड किया है। लास्ट में, इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट अथॉरिटी को इस्टेब्लिश किया जाए जो कि कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवाए।
जैसे देखो कई तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी और पावर प्रोड्यूसर के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है उनको इन्फोर्स करवाना, या फिर रिन्यूएबल पावर ऑब्लिगेशन है, मतलब इतना तो आप रिन्यूएबल पावर परचेज करोगे ही, इसे इन्फोर्स करवाना। तो इसके लिए अलग से एक बॉडी इस्टेब्लिश की जाए, बॉडी का नाम होगा इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट अथॉरिटी। ये मेजर प्रोविजंस हैं। इसमें देखो सबसे बड़ा जो प्रोविजन है ना बिल का, वो ये है, जैसे देखो आपकी मर्जी है, आप एयरटेल का सिम ले लो, जियो का सिम ले लो, वोडाफोन आइडिया का सिम ले लो, आपकी मर्जी है, आप अपना सर्विस प्रोवाइडर चेंज कर सकते हो। उसी प्रकार से कंज्यूमर को भी आज़ादी मिलेगी अगर ये बिल एक्ट बन जाता है कि वो अपना इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर जो है वो चेंज कर ले। नेक्स्ट, यूनिवर्सिटी सर्विस ऑब्लिगेशन फंड इस्टेब्लिश किया जाएगा। इस फंड में जो पैसा आएगा उसे यूटिलाइज किया जाएगा अगर क्रॉस सब्सिडी में कोई कमी रह गई है तो उस पर्पज़ के लिए। क्रॉस सब्सिडी को कम करने की बात सरकार ने कही है। कहीं आप ऐसा सोचो क्रॉस सब्सिडी तो सरकार खत्म ही कर देगी, तो फिर इसके लिए पैसा इस्तेमाल क्यों होगा यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड से। क्रॉस सब्सिडी एकदम से खत्म करना आसान नहीं है, कम किया जा सकता है लेकिन खत्म एकदम से नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, एपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी, इसको मजबूत किया जाएगा मेंबर्स की संख्या को इंक्रीज करके। और देखो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन CERC और दूसरी तरफ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशंस, इन कमीशंस में चेयरपर्सन का डोमेन क्या होगा, मेंबर्स का डोमेन क्या होगा, वो सब भी डिस्क्राइब कर दिया गया है। नेशनल क्लाइमेट चेंज गोल को देखते हुए रिन्यूएबल पावर ऑब्लिगेशन को फिक्स करने की जो जिम्मेदारी है वो अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाएगी। पहले देखो स्टेट गवर्नमेंट ये फिक्स करती थी कि कौन सी डिस्कॉम को कितना रिन्यूएबल पावर परचेज करना ही है, लेकिन अब ये सब चीज़ें फिक्स की जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट, रेगुलेटरी कमीशंस को मजबूत बनाने की बात कही गई है। रेगुलेटरी कमीशंस के बारे में पहले कहा जाता था ये टूथलेस टाइगर है, कुछ नहीं करते ये, मतलब इनके दांत ही नहीं है। लेकिन अगर ये बिल एक्ट बन जाता है तो फिर ये जो अथॉरिटीज़ है ना, रेगुलेटरी कमीशन है, ये मजबूत होंगी, इनके पास पावर होगी प्रॉपर्टी को अटैच करने की, अरेस्ट करने की और डिटेंशन में लाने की भी, मतलब डिटेन करने की भी। इस कमीशन में लॉ मेंबर्स भी होंगे, तो ये जो कमीशंस है ना बेहतर ढंग से चीज़ों को इंप्लीमेंट कर सकेंगे। पेनल्टी भी इंक्रीज कर दी गई है अप टू 1 करोड़। और अगर वेरियस इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज रिन्यूएबल पावर ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं करती हैं तो उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। लेकिन देखो इन प्रोविजंस का ना विरोध हो रहा है। सबसे पहला विरोध तो ये है फाइनेंशियल लॉसेस। देखो स्टेट्स को ये लगता है ये जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है ना ऐसे एरियाज पर ज़्यादा फोकस करेंगे जहाँ पे उनको मुनाफा होगा, और कुछ एरियाज जैसे रूरल एरिया है वहाँ पे तो वो फोकस ही नहीं करेंगी क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ पर तो बिजली चोरी ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर फिर सरकार को जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी और सरकार को लॉस होगा। तो ये भी दिक्कत है, फाइनेंशियल लॉस होगा अगर सरकार सिर्फ और सिर्फ रूरल एरियाज पे फोकस करेगी और अर्बन एरियाज पर जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उनका राज होगा। दूसरा, डिस्टर्ब्स फेडरल बैलेंस। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं इस ड्राफ्ट में, पावर जो है सेंटर के पास ज़्यादा चली जाती है। जैसे जो रेगुलेटरी कमीशंस हैं उनमें मेंबर अपॉइंट करने